गुड मॉर्निंग एट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में पाठ 7 पौधे और जंतुओं का संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इसके पहले वाली वीडियो में पौधों के संरक्षण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे थे कि वन्य प्राणियों का संरक्षण किस प्रकार से आवश्यक है और इसके लिए हम देखेंगे वन्य प्राणी अभयारण्य। अब ये वन्य प्राणी अभयारण्य क्या होता है, तो शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। जब वो पचमढ़ी गए तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि वन्य प्राणी अभयारण्य नाम से एक बोर्ड लगा है। फिर प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी यानी जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, आसानी से विचरण कर सकते हैं, आवास कर सकते हैं और सुरक्षित वो रहते हैं वहाँ पर। उसे कहते हैं वन्य प्राणी अभयारण्य। माधव जी पुनः बताते हैं, तो माधव जी क्या बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों तथा जंतुओं को मारना या शिकार करना, पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध है, मना भी है एवं दंडनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता भी है तो उसे दंड मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन जंतु जैसे कि अब जिनके ऊपर संकट मंडरा रहा है, ऐसे जंतु है वन्य जंतु जिनकी जाति क्या होने पर है, विलुप्त होने की कगार पर है, उन पर संकट मंडरा रहा है। तो वो क्या है, काले हिरण, श्वेत आँखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित और संरक्षित है। भारतीय अभयारण्यों में अंगूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन और बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड भी है। ये ऐसे हैं जिनके ऊपर संकट मंडरा रहा है, यानी संकट में है ये जाति। कभी भी ये वन्य जंतु और ये जो पौधों की वनस्पति जाति है वो भी कभी भी विलुप्त हो सकती है। ये अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, वन भी उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। हमेशा जब भी हम वन्य प्राणियों को देखना चाहते हैं तो बच्चों को हम कहाँ ले जाते हैं, चिड़ियाघर। और बच्चे भी चिड़ियाघर जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें जाकर पता चलता है कि कौन से जीव जंतु है जो खास है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहाँ हम प्राणियों यानी जंतुओं का संरक्षण करते हैं, वहाँ भी ये संरक्षित है। अब इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था और उस पर क्या लिखा था, उस पर लिखा था कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब जानने के लिए उत्सुक भी थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है, ये और बड़ा आरक्षित क्षेत्र है जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। पर्यावरण के संगठकों का संरक्षण करने से में ये पर्याप्त है, इसलिए इसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया है। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र है। सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी सागौन इस वन में बहुत अधिक मिलती है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है, मतलब यहाँ पर रह भी सकते हैं। और यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण भी मिले हैं यहाँ पर कि पुराने समय पर यहाँ पर मनुष्य भी आवास करते थे, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में भी पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिलती है। पचमढ़ी जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टानें, कितनी चट्टानें हैं, 55, जो आवास की पहचान करा चुकी है। उससे हम जान चुके हैं कि यहाँ पर बहुत सालों पहले मनुष्य रहते थे इन वनों में और आदिम मानव समाज के बारे में हमें यहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए शिकार, नृत्य और वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। अब यहाँ पर चित्र दिया है बाघ और जंगली भैंसे का। बाघ उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों में विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यहाँ इनका संरक्षण और सफलता
का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वे विलुप्त हो जाते हैं। इनकी संख्या से हमें पता चलता है, जिनकी संख्या कम होती जा रही है तो हमें पता चल जाता है कि ये जाति क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। इनको कहते हैं संकटापन्न जंतु। भुजो तो अब भुजो ने क्या बताया, वो डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया। भुजो ने क्या कहा कि डायनासोर जो कि लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे, कुछ जीवों के प्राकृतिक आवासों में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन पौधों की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्रित करना स्वीकार्य नहीं है, इन सब की मनाही है। माधव जी ने पहली को बताते हुए बताया कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं। पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं कि उनसे भी पारितंत्र हमारा जुड़ा हुआ है। उनको मारकर हम स्वयं की हानि कर रहे हैं, हम स्वयं को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं परंतु पारितंत्र में उनका योगदान अनदेखा नहीं है। इसके बारे में हम कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं कि वे आहार और जाल आहार श्रृंखला के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से आहार जाल और आहार श्रृंखला बनती है, कि किसी भी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का ही निर्माण करते हैं। अब पढ़ेंगे हम रेड डाटा पुस्तक। प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं और उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक क्या है। वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज यानी जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतु और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी के लिए हम कंप्यूटर पर जाकर इस वेबसाइट को खोलकर इस वेबसाइट में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है प्रवास यानी रहने का स्थान। तो माधव जी ने निर्देशन में माधव जी ने जो बताया उसके अनुसार भ्रमण पार्टी जो वहाँ पर घूमने के लिए आए थे उन्होंने गहरे वन में प्रवेश किया। वह तवा संरक्षित क्षेत्र के कुछ समय आराम उन्होंने वहाँ पर किया और पहली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी ने बताया कि यह प्रवासी पक्षी है। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से दूर दूर के इलाकों से आकर एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं और यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह एक स्थान से वह मतलब जो स्थान उनके लिए पर्याप्त है, मतलब वहाँ पर अत्यधिक क्या होती है, ठंड होती है, शीत होती है, तो इसलिए उस समय ये जीवन यापन हेतु अनुकूलन नहीं होता वहाँ पर। तो ऐसे में पक्षी जो रहते हैं वो उड़कर इस जगह पर आते हैं और एक लंबी यात्रा करके आते हैं और यहाँ आकर फिर अंडे देते हैं और कुछ समय के लिए यहाँ पर रहते हैं। ये सब कौन से पक्षी कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी। अब आता है कागज का पुनः चक्रण। किस प्रकार से कागज का पुनः चक्रण किया जाता है? प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन के एक कारण की ओर आकर्षित करते हुए बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए क्या होता है, उसको पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए हमें 17 वृक्षों को काटा जाता है। मतलब क्या होता है, जब कागज प्राप्त किया जाता है, अगर 1 टन कागज प्राप्त करना है तो उसके लिए कितने कितने वृक्षों को नुकसान पहुँचाया जाएगा? 17। अब उपयोग के लिए कागज़ का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जाता है। जैसे अब कागज़ आपने फेंक दिया, वो कागज़ जाकर फिर वापस दोबारा उसका पुनः चक्रण होता है। तो ऐसा वो कागज़ बार बार होकर कितनी बार हो सकता है? कम से कम 5 से 7 बार हम उसे दोबारा बना सकते हैं। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज़ की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि कागज़ की हमें बचत करना चाहिए, उसका पुनः उपयोग, पुनः चक्रण करना चाहिए और इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचा सकते हैं वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं। इसलिए हमें कम से कम कागज़ का दुरुपयोग करना चाहिए, उपयोग तो करना चाहिए लेकिन संभल कर।
इसी के साथ साथ कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी अगर हम ऐसा करते हैं। पुनर्वन रोपण। अब वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्वन रोपण है, यानी पुनर्वन रोपण में काटे गए जो वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से हमें क्या करना चाहिए, वृक्षों का रोपण करना चाहिए। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी जाति के होना चाहिए, उसी स्पीशीज के होना चाहिए और जो उस वन में पाए जाते हों। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो सकता है। प्राकृतिक पुनर्वन रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत ज़्यादा अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए कोई हरी संपदा बनाए रखना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। भारत वन अधिनियम है और इस अधिनियम का उद्देश्य यही है कि प्राकृतिक वनों का परिरक्षण करें, संरक्षण करें और साथ ही साथ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वन में और उसके आसपास रहने वाले लोगों को आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। कुछ समय विश्राम करने के बाद माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं था। सूर्यास्त होने वाला था, रात होने वाली थी, इसलिए सभी बच्चों को कहा गया कि अब हमें कहाँ लौटना चाहिए, वापस अपने घर आवास पर लौटना चाहिए। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया, उन्हें शुक्रिया कहा, उनका धन्यवाद कहा और इस जो यात्रा थी उसको वो हमेशा उन्होंने यादगार बना दिया। यहाँ तक इस पाठ को आपको पढ़ना है और समझना है।